फरहान उस शाम हल्की ठंडी हवा में धीरे धीरे सड़क किनारे चलता जा रहा था। उसके मन में कई तरह के ख्याल चल रहे थे। तभी उसकी नज़र फुटपाथ पर बैठी एक छोटी सी लड़की पर पड़ी, जिसकी उम्र लगभग 13-14 साल रही होगी। वह जमीन पर चुपचाप गजरे सजाकर बेच रही थी। फरहान उसके पास गया और बिना कुछ बोले थोड़ी दूरी पर बैठ गया। अचानक किसी अनजान व्यक्ति को अपने पास देखकर लड़की घबरा गई। उसने तुरंत अपना दुपट्टा सर पर ठीक किया और सावधानी से इधर उधर देखने लगी। फरहान ने नरमी से पूछा, तुम ये गजरे क्यों बेचती हो? लड़की ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, मजबूरी है। इन पैसों से ही हमारे घर का खाना बनता है। उसने बताया कि वह सरकारी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन अब घर की जिम्मेदारियां भी उसी के कंधों पर हैं। उसके पिताजी पहले मजदूरी करते थे, मगर अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर में माँ और 5 साल का छोटा भाई है और रिश्तेदार भी मदद नहीं करते। फरहान को उसकी बात सुनकर दुख हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुमसे रोज सारे गजरे खरीद लिया करूँ तो? लड़की की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, सच? फरहान ने कहा कि हाँ, लेकिन एक शर्त है, तुम अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दोगी और मैं जितने पैसे दूं उतने बिना मना किए ले लोगी। लड़की ने धन्यवाद कहा और गजरे एक पॉलीथीन में डालकर उसे दे दिए। फरहान ने अपनी जेब से 500 के 5 नोट निकालकर उसे दिए। लड़की चौंक गई। उसने कहा कि इतने पैसे नहीं, ये बहुत ज़्यादा हैं, और सिर्फ एक नोट लेकर बाकी वापस कर दिए। फरहान ने हल्की नाराजगी जताते हुए याद दिलाया कि उसने सारे पैसे लेने को कहा था। फिर उसने मुस्कुराकर 2 सुंदर गजरे निकाले और प्यार से उसके हाथों में पहना दिए। लड़की बस उसे देखती रह गई, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में वह इस तरह की बातों की आदी नहीं थी। फरहान ने उसका नाम पूछा तो उसने धीमे से कहा, मेहरीन। फरहान ने कहा कि वह पैसे रख ले और घर चली जाए, लेकिन मेहरीन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मेरी माँ सिखाती है कि हमें सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई लेनी चाहिए। हमें बस एक वक्त का खाना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा पैसों का क्या करेंगे? उसकी सादगी और सच्चाई सुनकर फरहान सोच में पड़ गया। उसने उसकी बात मान ली और कहा कि कल से वह रोज इसी समय आएगा और सारे गजरे खरीद लेगा। फिर वह वहां से चला गया। दिन गुजरते रहे। फरहान रोज आता, मेहरीन के गजरे खरीदता, उससे ढेरों बातें करता और वापस चला जाता। एक दिन मेहरीन ने मुस्कुराते हुए फरहान से पूछ लिया, आप ये गजरे आखिर किसके लिए ले जाते हैं? ये सुनते ही फरहान के चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई और उसने प्यार से जवाब दिया, अपनी भाभी जी के लिए। फरहान और मेहरीन को मिलते हुए 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन एक दिन फरहान को ज़्यादा ही चुप और उदास लग रहा था। मेहरीन ने चिंता से पूछा, आज आप इतने परेशान क्यों हैं? फरहान ने गहरी सांस लेते हुए बताया कि उसके बड़े भाई और भाभी उसे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज रहे हैं। मेहरीन ने खुशी जताई, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मगर फरहान का मन भारी था। उसने कहा कि वह अपने भैया और भाभी के बिना कुछ भी सोच नहीं सकता, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि वह जाए, इसलिए उसे जाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर खामोशी में बैठने के बाद वह वहां से चला गया और वह दिन आखिरी था जब मेहरीन ने उसे देखा। उसके बाद वह कभी लौटकर नहीं आया। मेहरीन रोज की तरह गजरे बेचती और घर लौट जाती, पर उसकी आंखें हर दिन उसी चेहरे को ढूंढती रहती। इस तरह 10 वर्ष का समय बहुत तेजी से गुजर गया। एक शाम जब वह घर पहुंची तो एक साहिल नाम के लड़के ने सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। मेहरीन ने नाराज होकर कहा कि ये कैसी हरकत है? अगर तुम्हारी माँ ने हमें साथ देख लिया तो फिर मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगी। उसकी आवाज में सख्ती साफ झलक रही थी। उसने नाराज होकर आगे कहा, कल जो कुछ हुआ उसके बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला? साहिल शर्मिंदा सा खड़ा अपने हाथ मलते हुए बोला, मुझे बहुत अफसोस है। मम्मी ने जो भी तुम्हारे घर जाकर कहा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेहरीन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने तेज लहजे में कहा, सिर्फ अफसोस करने से क्या होगा साहिल? तुमने खुद कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। जब मैंने कहा कि अगर सच में शादी करनी है तो घर वालों से बात करो, तो तुमने अपनी माँ को रिश्ता लेकर भेज दिया, लेकिन वहां जाकर उन्होंने ऊंची आवाज में मुझ पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। वह रुके बिना बोलती रही, मैंने कब कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और मैंने साफ कहा था
कि अगर हिम्मत है तो घर वालों को मना कर दिखाओ। अगर तुम अपनी माँ के सामने मेरे लिए खड़े नहीं हो सकते तो तुम्हें प्यार करने का कोई हक नहीं है। जो लड़का अभी मेरा साथ नहीं दे सकता वो आगे चलकर क्या साथ देगा। साहिल ने विनती भरे स्वर में कहा, मैं उन्हें मना लूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। इतना कहकर वह उसका हाथ पकड़ने लगा, लेकिन मेहरीन ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। पीछे से साहिल बेचैनी में बोला, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। तभी अंदर से उसकी माँ की तेज आवाज सुनाई दी। ये सुनते ही साहिल घबरा गया और बात अधूरी छोड़कर जल्दी से घर के अंदर चला गया। मेहरीन हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लिए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची तो देखा उसका 15 साल का छोटा भाई चारपाई पर बैठा किताबों में डूबा हुआ है और माँ रसोई में खाना बना रही है। भाई ने धीमी आवाज में कहा, दीदी, सर ने कहा है अगर इस महीने के आखिर तक फीस जमा नहीं हुई तो मैं मैट्रिक के पेपर नहीं दे पाऊंगा। ये सुनकर मेहरीन उसके पास बैठ गई, प्यार से उसके बाल सहलाए और बोली, चिंता मत करो, मैं एडवांस ले लूंगी। मेरी नौकरी लग गई है। माँ भी पास आ गई और हैरानी से पूछने लगी, कौन सी नौकरी और कितनी तनख्वाह मिलेगी। मेहरीन ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, एक स्कूल में टीचर की जॉब मिली है, बच्चों को पढ़ाना होगा, 15-16 हजार दे देंगे। माँ ने हल्की चिंता के साथ कहा, इतने पैसों में घर कैसे चलेगा। मेहरीन ने तुरंत संभालते हुए कहा कि अभी कम है तो क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। आपने ही तो कहा था कि मैंने सिर्फ इंटर तक पढ़ाई की है, ऐसे में इतनी नौकरी मिलना भी बड़ी बात है। माँ ने गहरी सांस लेकर बात मान ली और वापस रसोई में चली गई। कमरे में अकेली रह गई मेहरीन ने अपने हाथों की लकीरों को देखा और मन ही मन बोली, माँ माफ करना, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ। मुझे होटल में सिर्फ 5,000 की नौकरी मिली थी, इतने में घर नहीं चल सकता था, इसलिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। अगली सुबह वह बहुत जल्दी उठी, चुपचाप तैयार हुई और रिक्शा लेकर शहर के एक बड़े होटल के सामने पहुंच गई। अंदर स्टाफ रूम में उसकी दोस्त शबनम पहले से मौजूद थी। उसने जल्दबाजी में कहा, फटाफट यूनिफॉर्म बदल लो, आज एक बड़ा बिजनेसमैन आने वाला है। सर ने कहा है कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उसकी बहुत जरूरी मीटिंग है। ये सुनते ही मेहरीन ने बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म बदली और अपने काम में लग गई। आज उसका पहला दिन था, इसलिए उसके दिल की धड़कनें तेज थी और हाथों में हल्की घबराहट साफ महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद वह शबनम के साथ एक बड़े कमरे में कॉफी देने गई। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। कौन है? अंदर से एक थकी हुई आवाज आई। रूम सर्विस, शबनम ने जवाब दिया। दरवाजा खुला और वे दोनों अंदर गई। एक आदमी बच्चे को कंधे से लगाए फोन पर किसी की बात सुन रहा था। जैसे ही वह मुड़ा, मेहरीन उसे देखकर एक पल को सन्न रह गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। शबनम ने जल्दी से कॉफी तैयार की और उसकी तरफ बढ़ा दी। मेहरीन चुपचाप एक कोने में खड़ी रही, जैसे बर्तनों को ठीक कर रही हो, पर उसकी नजर बार बार उस रोते हुए बच्चे पर जा रही थी। बच्चा मानो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह आदमी परेशान होकर बोला, प्लीज बाबू शांत हो जाओ, पापा को परेशान मत करो। उसकी आवाज में थकान और बेबसी साफ थी। मेहरीन की आंखों में हल्की नमी आ गई। वह धीरे से आगे बढ़ी और बोली, सर अगर आप चाहें तो बच्चे को मुझे दे दीजिए। वह आदमी तुरंत गुस्से में बोला, नहीं, तुम लोग बच्चे को संभाल नहीं सकते, बस दिखावा करने आ जाते हो। मेहरीन को बुरा लगा, लेकिन उसने शांत रहकर कहा, एक बार कोशिश करने दीजिए, आप आराम से कॉफी पी लीजिए। उसने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन यही मेरे सामने रहना। मेहरीन ने बच्चे को गोद में लिया, प्यार से थपथपाया और धीमी आवाज में लोरी गुनगुनाने लगी। उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी। कुछ ही मिनटों में बच्चा उसके कंधे पर सर रखकर सो गया। उसने बहुत संभाल कर उसे बिस्तर पर लिटाया और चारों तरफ तकिया लगा दिया। जब वह मुड़ी तो देखा कि फरहान शाह चुपचाप उसे देख रहा है। उसने वॉलेट से 5,000 रुपये निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए और कहा, थैंक यू, ये तुम्हारा इनाम है। मेहरीन ने साफ शब्दों में जवाब दिया, सॉरी सर, हर काम की कीमत नहीं होती, मैंने ये पैसे लेने के लिए नहीं किया। इतना कहकर वह बाहर निकल गई। शबनम पीछे पीछे आई और नाराज होकर बोली, तुम पागल हो क्या?
ले लेती पैसे, आधे आधे कर लेते। मेहरीन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं ऐसे पैसे क्यों लूं? मेरी कोई डील नहीं थी। मैंने सिर्फ इंसानियत में मदद की है और इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती। और ये खुद को समझते क्या हैं? हर चीज को पैसों में तोलते हैं। शबनम ने हैरानी से पूछा, हमेशा मतलब? क्या तुम इन्हें पहले से जानती हो? मेहरीन ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया और दोनों बाकी कमरों में काम करने चली गई। थोड़ी देर बाद जब मेहरीन स्टाफ रूम में बैठकर खाना खा रही थी, तभी मैनेजर घबराया हुआ उसके पास आया और बोला, जल्दी चलो, फरहान सर बहुत गुस्से में हैं। उन्हें तुम्हारा नाम भी नहीं पता था, इसलिए ढूंढ नहीं पा रहे थे। उनका बच्चा फिर से बहुत रो रहा है, प्लीज जल्दी चलो। मैनेजर की बात सुनते ही मेहरीन ने जल्दी से अपना टिफिन बैग में रखा, बैग कंधे पर डाला और उसके साथ तेजी से कमरे की तरफ चल दी। थोड़ी ही देर में वह फिर से फरहान शाह के कमरे में थी। अंदर वही हाल था। बच्चा लगातार रो रहा था और फरहान उसे चुप करवाने की कोशिश में पूरी तरह थक चुका था। मेहरीन ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में लिया, वह कुछ ही पलों में शांत होकर उसे देखने लगा। फरहान झुंझलाते हुए बोला, क्या बात है बाबू? मैं इतनी देर से तुम्हें चुप करा रहा था और तुम मान ही नहीं रहे थे। वह ऐसे बोल रहा था जैसे छोटा सा बच्चा उसकी हर बात समझ रहा हो। मेहरीन हल्की मुस्कान के साथ बोली, सर, कभी कभी बच्चों को अलग टच सूट करता है, इसलिए वो किसी और की गोद में जल्दी शांत हो जाते हैं। फरहान ने परेशान होकर कहा, टच ठीक है, लेकिन इसे भूख लगी है। मैं दूध पिला रहा था, कम से कम वो तो पी लेता। मेहरीन ने हाथ बढ़ाकर कहा, दूध दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ। फरहान ने बोतल उसके हाथ में दे दी। मेहरीन ने बोतल से थोड़ा दूध अपने हाथ के पिछले हिस्से पर डाला और घबराकर बोली, ये तो बहुत गर्म है। फरहान हैरानी से बोला, सच? मुझे तो नॉर्मल लगा। मेहरीन ने समझाते हुए कहा, दूध बोतल छूकर नहीं जांचते, हाथ के पीछे डालकर देखते हैं। अगर बहुत गर्म हो तो बच्चे के मुंह में छाले पड़ सकते हैं। वह हल्के गुस्से में थी, लेकिन उसकी आवाज में चिंता साफ थी। फरहान ने जल्दी से कहा, ठीक है ठीक है, मैंने पहले कभी बच्चा नहीं संभाला, ये मेरा पहला बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। मेहरीन ने सिर हिलाया, दूध का तापमान सही किया और फिर आराम से बच्चे को दूध पिलाने लगी। कुछ देर बाद उसने उसे कंधे से लगाया, हल्के से थपथपाया, डकार दिलाई और फिर बेड पर सुला दिया। इस बार बच्चा रोने की जगह खिलखिलाने लगा। फरहान ने राहत की सांस ली और सीने पर हाथ रखकर बोला, थैंक यू सो मच मिस। इस बार उसके लहजे में गुस्सा नहीं बल्कि सच्ची कृतज्ञता थी और उसने पैसे देने की गलती भी नहीं दोहराई। मेहरीन बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई। घर पहुंची तो उसकी मां दरवाजे पर ही चिंतित खड़ी मिली। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, क्या अब रोज इतनी देर से आया करोगी? मेहरीन ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, जी, शाम 5 बजे तक स्कूल की ड्यूटी है, फिर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ानी होती है। ये कहते हुए उसने फिर एक झूठ बोल दिया। वह चुपचाप अपने कमरे में गई। कोने में रखा बड़ा सा बॉक्स खोला। अंदर कई सूखे हुए गजरे बहुत संभाल कर रखे थे। उन्हें देखते ही उसकी आंखें भर आई। उसने जल्दी से दुपट्टे से आंसू पोंछे और बक्सा बंद कर दिया। रात को वह गहरी नींद में थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। फिर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, हेलो मिस, मेरी आवाज आ रही है? यह फरहान शाह था। मेहरीन चौंक गई। तुरंत उठकर कमरे का दरवाजा बंद किया और धीमे स्वर में बोली, जी सर, इतनी रात को फोन क्यों किया? फरहान ने थकी हुई आवाज में कहा, सॉरी, मुझे पता है सोने का समय है, लेकिन मेरा बेटा 2 घंटे से रो रहा है। प्लीज उसे वही लोरी सुना दीजिए जो आपने आज दोपहर को सुनाई थी। मेहरीन झुंझलाकर बोली, क्या मैं आधी रात को लोरी गाऊं ताकि घर वाले जाग जाएं? फरहान ने विनती की, प्लीज, वह बहुत रो चुका है, सो नहीं रहा, आपकी आवाज सुनकर ही सोया था। उसकी मजबूरी सुनकर मेहरीन ने दरवाजा अच्छी तरह बंद किया और धीरे धीरे लोरी गुनगुनाने लगी। कुछ पल बाद फरहान बोला, 1 मिनट, आपका व्हाट्सएप नंबर है? वीडियो कॉल कर लेते हैं, उसे आपका चेहरा भी दिखेगा। मेहरीन ने साफ जवाब दिया, मेरे पास साधारण बटन वाला फोन है सर, उसमें व्हाट्सएप नहीं चलता। फरहान हैरानी से बोला, आज के समय में ऐसा फोन कौन इस्तेमाल करता है? मेहरीन ने हल्के तंज के साथ कहा,
हम जैसे लोग सर, जिनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए ही पैसे होते हैं, हमारे फोन सिर्फ जरूरत के लिए होते हैं, दिखावे या मनोरंजन के लिए नहीं। उसकी बात सुनकर फरहान कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। महरीन ने धीरे धीरे लोरी गुनगुनानी शुरू की। पहले तो समीर की सिसकियां चलती रही, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आवाज की मिठास जैसे शब्दों के दिल तक उतर गई। रोना कम हुआ, फिर वह बिल्कुल शांत होकर सुनने लगा। दूसरी तरफ फरहान शाह चुपचाप कॉल रिकॉर्ड कर रहा था। लोरी खत्म होते होते समीर गहरी नींद में जा चुका था। फरहान ने धीरे से फोन काटा, मोबाइल एक तरफ रखा और पैंट की जेब में हाथ डालकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। आसमान में चमकते चांद और तारों को देखते हुए वह बुदबुदाया, भैया भाभी, आप लोग मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर क्यों चले गए? एक बार भी नहीं सोचा कि मैं समीर को कैसे संभालूंगा। उसकी आंखें नम थी, वह जैसे बचपन की उन कहानियों को याद कर रहा था जिनमें कहा जाता था कि अपने चले गए लोग तारे बन जाते हैं। फिर उसने सिर झटका और वापस बिस्तर के पास आया जहां उसका नन्हा समीर चैन से सो रहा था। उसे 3 महीने पहले का वह हादसा याद आ गया। शादी के 10 साल बाद उसके भाई और भाभी को बेटा हुआ था, लेकिन समीर के सिर्फ 3 महीने के होते ही दोनों एक कार एक्सीडेंट में दुनिया छोड़ गए। फरहान हाल ही में भारत लौटा था, बिजनेस संभालना सीख रहा था, लेकिन अचानक सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई। वह जिनके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता था, वे हमेशा के लिए दूर हो चुके थे। साथ ही समीर की पूरी जिम्मेदारी भी उसी पर आ गई थी। पिछले 3 महीनों में उसने खुद के लिए जीना जैसे छोड़ ही दिया था। दिन रात बस बच्चे की देखभाल में लगा रहता। उसने अब तक 10 साया बदल डाली थी, लेकिन किसी की लापरवाही से समीर बार बार बीमार पड़ जाता। एक दिन ऑफिस से लौटकर उसने देखा कि समीर को दूध पिलाया जा रहा है। जैसे ही उसने फीडर देखा, वह गुस्से से भर गया। बोतल गंदी थी, दूध भी ठीक नहीं लग रहा था। वह जोर से चिल्लाया और उसी वक्त आया को निकाल दिया। उसके बाद उसने तय किया कि वह समीर को अपने साथ ही रखेगा। ऑफिस में बच्चे के रोने से स्टाफ परेशान होने लगा, इसलिए मजबूरी में उसने पास के एक होटल में कमरा ले लिया जहां वह मीटिंग्स भी कर सके और बच्चे को भी संभाल सके। उसी होटल में एक दिन मीटिंग के दौरान समीर लगातार रो रहा था और तभी महरीन अंदर आई थी और उसने पल भर में समीर को चुप करवा दिया था। उस याद से बाहर निकलकर फरहान सो गया। अगले दिन वह फिर समीर को लेकर उसी होटल रूम में आया। वह प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था कि समीर फिर से रोने लगा। परेशान होकर उसने मैनेजर से कहा कि उस लड़की महरीन को बुलाया जाए। महरीन कमरे में आई तो फरहान ने सीधे कहा, मिस महरीन, प्लीज समीर को संभाल लीजिए। अगर आप इसके बदले पैसे लेना चाहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बल्कि मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। आप ये वेटर की नौकरी छोड़ दीजिए और सिर्फ मेरे बच्चे की देखभाल कीजिए। यहाँ जितना कमाते हैं उससे 3 गुना दूंगा। पिछली आया को मैं 50,000 देता था, अगर आप कहें तो 1 लाख भी देने को तैयार हूँ। वह जल्दी जल्दी बोलता जा रहा था और महरीन उसे हैरानी से देखती रह गई। एक बच्चे को संभालने के इतने पैसे? आप मजाक कर रहे हैं क्या सर? महरीन हैरानी और झुंझलाहट में बोली। फरहान ने तुरंत कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं ऐसे मजाक नहीं करता। पिछली आया को मैं 50,000 देता था, मेरे पास उसका कॉन्ट्रैक्ट भी है, दिखा सकता हूँ। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी लैपटॉप खोलने लगा और सचमुच एक एग्रीमेंट उसके सामने कर दिया। महरीन ने शांत स्वर में कहा, दिखाने की जरूरत नहीं है, आपकी बात पर भरोसा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आया को इतने पैसे मिलते हैं। कुछ पल सोचने के बाद उसने हामी भर दी। वह जानती थी कि यह मौका उसके छोटे भाई के भविष्य को बदल सकता है। सच तो ये था कि उसका दिल पूरी तरह तैयार नहीं था, क्योंकि यह बच्चा फरहान शाह का था। वही फरहान जो कभी उसके बचपन का मासूम सा प्यार हुआ करता था। फरहान ने राहत की सांस ली और कहा, थैंक गॉड, मैं बच्चे को घर पर नहीं रख सकता। आप मेरे साथ ऑफिस चलेंगी, मैं काम करूंगा और आप समीर को संभालेंगी। समझिए, आज से आप मेरी सेक्रेटरी हैं। शाम 8 बजे तक काम रहेगा, फिर मैं खुद आपको घर छोड़ दूंगा। महरीन को उसकी बात में कोई बुराई नहीं लगी, उल्टा ये बेहतर था कि उसे किसी होटल में वेटर्स बनकर काम नहीं करना पड़ेगा।
उसने होटल का हिसाब साफ किया और घर पहुंची, लेकिन घर के बाहर ही हंगामा चल रहा था। साहिल ने फिर शादी की बात छेड़ दी थी कि उसकी मां आंगन में खड़ी महरीन पर इल्जामों की बारिश कर रही थी। महरीन ने सख्त आवाज में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? आंटी ताना मारते हुए बोली, लो आ गई आवारागर्दी करके, जिसके आने जाने का कोई ठिकाना नहीं, उससे मेरा बेटा शादी करना चाहता है, पता नहीं कौन सा काम करती फिरती है। ये सुनकर महरीन का खून खोल उठा। उसने जवाब दिया, मैंने कभी आपके घर के मामलों में दखल नहीं दिया, तो आप भी मेरे मामलों से दूर रहिए। मुझे अपने घर को चलाने के लिए काम करना पड़ता है और मैं ये आज से नहीं बचपन से कर रही हूँ। आंटी गुस्से में बोली, जो करना है कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पागल बेटे को अपने प्यार के जाल से आजाद करने के बदले क्या लेगी? महरीन ने सिर झुकाए खड़े साहिल की तरफ देखा और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, मैं आपके बेटे को बहुत पहले ही आजाद कर चुकी हूँ। शादी की बात उन्होंने खुद की थी। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर सच में करना चाहते हैं तो घर से रिश्ता भेजें, लेकिन अब मैं खुद ही इनसे शादी नहीं करना चाहती। जो आज मेरे लिए खड़ा नहीं हो सकता वो कल क्या मेरा साथ देगा? आप जहां चाहें अपने बेटे की शादी कर दीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। इतना कहकर वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ गई। अगली सुबह वह रोज की तरह घर से निकली, लेकिन इस बार उसका रास्ता होटल की तरफ नहीं बल्कि फरहान शाह इंडस्ट्री की ओर था। वहां पहुंची तो पता चला कि फरहान अभी तक नहीं आया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और रूखे लहजे में पूछा, अपॉइंटमेंट है? महरीन ने संयम रखते हुए कहा, सर ने खुद मुझे जॉब के लिए बुलाया है, आप बस बता दीजिए कि मिस महरीन आई है। रिसेप्शनिस्ट ने अनमने ढंग से सिर हिलाया, लेकिन कई बार कहने के बाद भी उसने अंदर खबर नहीं की। महरीन के फोन में बैलेंस भी नहीं था कि वह खुद कॉल कर सके। थककर वह एक कुर्सी पर बैठ गई। काफी देर बाद फरहान शाह ऑफिस आया। समीर को कैरियर में लिटाए वह सीधे अपने कैबिन में चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने रिसेप्शनिस्ट को बुलाकर मीटिंग की बातें शुरू कर दी। लगभग 1 घंटा बीत गया और महरीन बाहर इंतजार करते करते गुस्से से भरी बैठी रही। आखिर वह उठी और बिना इजाजत दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। आप खुद को समझते क्या हैं? वह फट पड़ी। जब जरूरत नहीं थी तो मुझे बुलाया क्यों? मेरी नौकरी छुड़वा दी और अब मिलने का भी टाइम नहीं। बहुत हो गया। अपनी जॉब अपने पास रखिए। दोबारा फोन किया तो अच्छा नहीं होगा। फरहान हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। आई एम सॉरी, मुझे सच में पता नहीं था कि आप बाहर बैठी हैं। मुझे लगा आप आई ही नहीं। महरीन ने गुस्से में कहा, मैं सुबह 8 बजे से बैठी हूँ, अब 11 बज रहे हैं। ये आने का वक्त है आपका, और अगर आ गए थे तो बाहर भी देख लेते। मैंने रिसेप्शन पर कई बार कहा, लेकिन उन्होंने आपसे बात ही नहीं करवाई। ऐसा स्टाफ रखा है आपने? वह लगातार बोलती जा रही थी और फरहान बार बार माफी मांग रहा था। उसके लिए ये अजीब पल था। उसका सर कभी किसी के आगे नहीं झुका था, लेकिन आज वह एक लड़की से माफी मांग रहा था। प्लीज बैठिए, फरहान ने नरम आवाज में कहा, मैं अभी सबकी खबर लेता हूँ। उसने महरीन को कंधों से थामकर कुर्सी पर बिठाया और गुस्से में रिसेप्शनिस्ट से बोला, जाओ ठंडा पानी लेकर आओ। रिसेप्शनिस्ट घबराकर तुरंत बाहर चली गई। फरहान ने घबराकर कहा, मुझे सच में बहुत अफसोस है, मैं स्टाफ को तुम्हारे बारे में बताना भूल गया था। मुझे लगा था कि तुम थोड़ी देर में आओगी। फरहान ने हल्की चिंता के साथ पूछा, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? वह कुछ बोले बिना सिर हिलाकर समीर के पास गई। उसे देखते ही समीर खिलखिलाकर हंसने लगा। वह प्यार से उसके छोटे छोटे हाथ पकड़कर उससे बातें करने लगी। ये देखकर फरहान शाह भी शांत होकर अपने काम में लग गया। अगले दिन भी वह हमेशा की तरह आई, लेकिन फरहान शाह किसी बिजनेस मीटिंग के लिए मीटिंग हॉल में चला गया था। करीब 2 घंटे के बाद उसने अपने बैग से टिफिन निकाला और उसमें से दलिया निकालकर बच्चे को खिलाने लगी। तभी पीछे से तेज आवाज आई, ये क्या कर रही हो? वह घबराकर पलटी। ओह, आपने तो डरा ही दिया, मैं दलिया खिला रही हूँ। फरहान शाह नाराज होकर बोला, तुम्हें समझ नहीं है, वो सिर्फ 7 महीने का है, मैं उसे सिर्फ सेरेलैक देता हूँ, वो भी एक बार।
उसने शांति से जवाब दिया, सर 7 महीने के बच्चे को थोड़ा बहुत घर का हल्का खाना भी दिया जा सकता है, जैसे मैश किया हुआ फल या दलिया। ये सेहत के लिए अच्छा होता है। उसकी बातों से फरहान शाह और चिढ़ गया। उसने गुस्से में उसके हाथ से कटोरा छीना और कूड़ेदान में फेंक दिया। तुम्हें समझ नहीं आता, मेरे बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने घर का बना खाना उसे देने की। ये सुनकर वह सन्न रह गई। उसकी आंखों में चोट साफ दिख रही थी। वह बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या हम गंदे हैं? गरीब होने का मतलब ये नहीं कि हम सफाई नहीं रखते। मेरी माँ बिना नहाए कभी खाना नहीं बनाती और बिना हाथ धोए कुछ नहीं छूती। मैंने भी वही सीखा है। आप अमीर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें नीची नज़र से देखें। कल उसने सेरेलक ठीक से नहीं खाया था, इसलिए मैंने सोचा आज कुछ अलग ट्राई करूं। कल कुछ और कोशिश कर लेती, लेकिन कुछ लोग मदद की कदर करने की बजाय इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। गुस्से और दुख से भरी वह बोली, रहने दीजिए आपकी ये नौकरी, मैं इसे छोड़ती हूँ। अब आप ही संभालिए अपने बच्चे को। इतना कहकर वह तेजी से बाहर निकल गई। आंखों से आंसू पोंछती हुई अपना बैग उठाकर बिना पीछे देखे वहां से चली गई। फरहान शाह चुप होकर रह गया। अगले 2-3 दिन वह समीर के पीछे ही लगा रहा, जैसे उसकी दुनिया बस उसी में सिमट गई हो। उस दिन भी वह उदास बैठा था कि उसका दोस्त सलमान आकर बोला, यार शादी कर ले किसी ऐसी लड़की से जो समीर को माँ का प्यार दे सके। फरहान ने सिर हिलाया, नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। कौन अपने बच्चे जैसा संभालेगा किसी और के बच्चे को? और मैं नहीं चाहता कि समीर के साथ कुछ गलत हो। ऊपर से वो कुछ खाता भी नहीं। सेरेलक दिया, फ्रूट मैश करके दिया, लेकिन मुंह ही नहीं लगाता। सलमान ने समझाया, हर बच्चा मीठा पसंद नहीं करता। मेरी वाइफ तो नमकीन चीजें देती है, जैसे दलिया या पतली खिचड़ी। कुछ बच्चों को वही अच्छा लगता है। हम बड़े भी तो हर समय मीठा नहीं खाते। सलमान की बात सुनते ही फरहान को महरीन की याद आ गई। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और खिचड़ी बनाने का तरीका देखने लगा। घर के कुक से पूछा तो उसे बनाना ही नहीं आती थी। आखिर उसने यूट्यूब देखकर खुद खिचड़ी बनाई, लेकिन समीर ने उसे भी नहीं खाया। भूख से वह लगातार रो रहा था। उस दिन तो उसने दूध भी नहीं पिया, और कई दिनों से ज्यादा दूध पीने की वजह से शायद उसे गैस भी हो गई थी। फरहान, जो अब तक तय कर चुका था कि महरीन को दोबारा नहीं बुलाएगा, समीर की हालत देखकर टूट गया और उसने उसे फोन कर दिया, मिस महरीन, क्या आप मेरे घर आ सकती हैं? उधर से तुरंत जवाब आया, बिल्कुल नहीं। उसने जल्दी से कहा, प्लीज समीर के लिए आ जाओ, वो बहुत परेशान है, सुबह से मोशन भी हो रहे हैं। महरीन एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, मैं कल आ जाऊंगी। फरहान की आवाज भरा गई, नहीं प्लीज अभी आ जाओ, मैं ड्राइवर भेज देता हूँ, वो तुम्हें ले आएगा। महरीन बोली, बहुत रात हो गई है सर, मैं इस समय घर से बाहर नहीं निकलती। फरहान ने दर्द भरे लहजे में कहा, वो रो रो कर बुरा हाल कर रहा है। अगर वो तुम्हारा बच्चा होता तो क्या तुम ऐसे ही कहती? मैं उसे ऐसे नहीं देख पा रहा। उसकी आवाज की नमी महरीन ने महसूस की। आखिर वह नरम पड़ गई। ठीक है, मैं आती हूँ। फोन रखते ही वह जल्दी से तैयार हुई। जब बाहर आई तो उसकी माँ ने हैरानी से पूछा, अरे इस वक्त कहाँ जा रही हो? मम्मी, मुझे एक नौकरी मिल गई है और अब कभी कभी देर हो जाया करेगी। आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। महरीन ने जल्दी से कहा। उसकी माँ ने बेबसी से समझाया, बेटा तुझे जरूरत नहीं है, वो औरत तेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाती फिरती है। अब तो मोहल्ले वाले भी घूरने लगे हैं। महरीन ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, मम्मी, मुश्किल समय में इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, तो अब जब अच्छा वक्त आ रहा है तो हम क्यों रुकें? मैं चाहती हूँ मेरा भाई पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने, उसके लिए मैं मेहनत करूंगी। अगर देर होगी तो मेरे बॉस मुझे घर छोड़ देंगे। ये कहकर वह चादर ओढ़कर नीचे उतरी तो सामने साहिल खड़ा था। उसने उसे नजरअंदाज किया और बाहर निकल गई। थोड़ी दूर गई ही थी कि साहिल बाइक लेकर पास आया। इतनी रात को कहाँ जा रही हो? बता देती, मैं ले आता जो भी चाहिए था। महरीन ने कोई जवाब नहीं दिया, रिक्शा रोका और बैठकर चली गई। साहिल वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा। जब वह फरहान शाह के घर पहुंची तो नौकरानी उसे सीधे कमरे में ले गई। इतना बड़ा और शानदार घर देखकर वह पल भर को हैरान रह गई।
कमरे में फरहान समीर को चुप करवाने की कोशिश करते करते थक चुका था। महरीन को देखते ही उसने जल्दी से समीर को उसकी गोद में दे दिया, लेकिन वह लगातार रोए जा रहा था। महरीन ने तुरंत कहा, इसके पेट में गैस है, शायद दर्द हो रहा है। फरहान ने धीमे स्वर में कहा, शायद मोशन भी है। महरीन बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं मम्मी से पूछती हूँ। उसने घर फोन करके उपाय पूछा और धीरे धीरे वैसे ही किया। कुछ ही देर में समीर शांत हो गया। फिर फरहान बोला, आपने कहा था ना कि उसे नमकीन पसंद आ सकता है, तो खिचड़ी बना दीजिए, मैं खिला दूंगा। वह किचन की ओर बढ़ी तो बोली, आप किचन दिखा दीजिए, मैं बना देती हूँ। किचन में पहुंचकर उसने देखा सब बिखरा पड़ा है। इतना सुंदर किचन यूं अस्त व्यस्त देखकर उसे बुरा लगा। फरहान गुस्से में नौकरानी पर बरस पड़ा, ये क्या हाल बना रखा है। नौकरानी शर्मिंदा होकर बोली, साहब तबीयत ठीक नहीं थी। वह झुंझलाकर बोला, यहाँ किसी को ढंग से काम करना नहीं आता। महरीन ने बीच में कहा, प्लीज मुझे सामान दे दीजिए, मुझे देर हो रही है, माँ इंतजार कर रही होगी। नौकरानी ने चावल और बाकी चीजें निकाल दी। महरीन ने पहले चावल भिगोए, फिर नौकरानी के साथ मिलकर किचन भी समेटा। उसके बाद सादगी से खिचड़ी बनाई। काम खत्म होते ही वह ड्राइवर के साथ वापस अपने घर लौट आई थी। उस दिन के बाद महरीन रोज ऑफिस आती, समीर को संभालती और फिर शाम को फरहान के साथ उसके घर जाकर उसे सुलाने के बाद करीब 8-9 बजे अपने घर लौटती। 1 महीने में ही समीर की सेहत काफी सुधर गई थी और अब वह महरीन को देखते ही हंसने लगता था। उस दिन संडे था। महरीन को हल्का फ्लू था। उसने मास्क लगाया हुआ था, फिर भी वह समीर का ख्याल रख रही थी। अचानक उसके सर में तेज दर्द हुआ और उसे बुखार जैसा महसूस होने लगा। समीर को सुलाकर वह सोफे पर लेट गई और कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद फरहान काम खत्म करके कमरे में आया तो समीर गहरी नींद में था। उसके दोनों ओर तकिए लगे हुए थे। तभी उसकी नजर सोफे पर सोई महरीन पर पड़ी। वह चौंका और धीरे से उसके पास आया। उसके चेहरे पर मास्क देखकर उसने हल्के से उतारा तो वह घबराकर उठ बैठी। उसकी आंखें लाल थी। आप ठीक हैं? उसने पूछा और माथे पर हाथ रखा तो वह गर्म था। आपको तो तेज बुखार है, तबीयत खराब थी तो छुट्टी ले लेती, वह बोला। महरीन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान और अपनापन दोनों था। वह धीमे से बोली, माएँ छुट्टी नहीं लेती सर। ये सुनकर फरहान ठिठक गया। आप उसकी माँ नहीं है, सिर्फ दाई हैं, उसने सख्त लहजे में कहा। महरीन हल्का सा मुस्कुराई। आप जो भी कह लें, लेकिन समीर तो मुझे माँ जैसा ही मानता है, मुझे देखते ही वैसे ही खुश हो जाता है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फरहान ने तेज आवाज में कहा, स्टॉप इट मिस महरीन, अगर आपको लगता है कि इन बातों से मैं आपसे शादी कर लूंगा और आप इस घर की मालकिन बन जाएंगी तो ये आपकी गलतफहमी है। अपनी हद में रहना सीखिए। उसकी सख्त बात सुनकर कमरे की हवा जैसे अचानक भारी हो गई। महरीन ये सुनकर बिल्कुल चुप रह गई, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि फरहान ऐसा सोच सकता है। उसने गुस्से में कहा, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? क्या मैंने कभी कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ? फरहान ने तीखे लहजे में जवाब दिया। तो और क्या मतलब था आपकी बातों का? अगर आपको लगता है कि इस बच्चे की वजह से मैं आपसे शादी कर लूंगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुनते ही महरीन तुरंत खड़ी हो गई। उसने सख्ती से कहा, मुझे किसी तरह की लालच नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ समीर की वजह से आती हूँ। और एक बात और सुन लीजिए, मेरी सगाई हो चुकी है, जल्द ही मेरी शादी होने वाली है। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और जाने लगी, लेकिन तेज बुखार और कमजोरी के कारण उसे चक्कर आ गया। वह गिरने लगी तो फरहान ने तुरंत उसे संभाल लिया। महरीन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें बंद होने लगी और वह बेहोश होकर फरहान की बाहों में ढह गई। फरहान घबरा गया। महरीन आंखें खोलो, उसने उसके गाल थपथपाए, फिर बिना देर किए उसे उठाकर बाहर आया। नौकरानी को समीर के पास रहने को कहा और महरीन को लेकर अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था, ऊपर से बुखार था, इसलिए वह बेहोश हो गई और उसका ब्लड प्रेशर भी काफी कम हो गया था। पिछले 2 घंटे से फरहान बेचैनी से अस्पताल के कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था।
होश आने के बाद वह उसे उसके घर छोड़कर वापस लौटा। घर पहुंचा तो समीर जोर जोर से रो रहा था और पूरा घर सर पर उठा रखा था। काफी कोशिशों के बाद वह उसे शांत कर पाया। उसकी रात किसी तरह मुश्किल से गुजरी। अगली सुबह फरहान ने समीर को नाश्ता कराया और ड्राइंग रूम में उसके साथ बैठा था कि तभी मेहरीन अंदर आई। उसने आज भी मास्क लगाया हुआ था। फरहान ने उसे देखते ही कहा, 1 मिनट रुकिए मिस मेहरीन, और समीर को नौकरानी के साथ ऊपर भेज दिया। फिर बोला, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर आने की क्या जरूरत थी? आपको घर पर आराम करना चाहिए। मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वो आपको छोड़ देगा। मेहरीन ने सीधा जवाब दिया, साफ साफ कहिए कि आपको डर है मेरा जुकाम समीर को लग जाएगा। लेकिन मुझे भी समझ है, कल से मैंने उसे बिना मास्क छुआ तक नहीं और बार बार हाथ धो रही हूँ। अगर उसकी माँ को जुकाम होता तो क्या आप उन्हें भी घर से बाहर भेज देती? उसकी बात सुनकर फरहान झेंप गया। बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं बस चाहता था कि आप आराम कर लें। मेहरीन की आंखों में चोट थी, पता नहीं क्यों मैं बार बार यहाँ आकर अपनी बेइज्जती करवा लेती हूँ। अब नहीं आऊंगी। जब आप मेरी बीमारी में समीर को संभाल सकते हैं तो आगे भी संभाल लीजिएगा। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। उसके बाद फरहान ने कई बार फोन किया लेकिन वह नहीं लौटी। इधर फरहान दिन भर समीर को अकेले संभालते संभालते थक जाता। समीर भी जैसे जिद पर था, उसे एक पल की राहत नहीं देता। एक रात तो हाल और खराब हो गया। बहुत देर तक सुलाने की कोशिश के बाद भी जब वह नहीं चुप हुआ तो झुंझलाकर फरहान ने उसे थप्पड़ मार दिया। समीर और जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते ही सो गया। मेहरीन अपने कमरे में बिल्कुल चुप और खोई हुई बैठी थी। उसकी आंखें दीवार पर टिकी थी लेकिन दिमाग में ढेर सारे ख्याल घूम रहे थे। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। कभी उसे अपनी नौकरी का ख्याल आता, कभी समीर का मासूम चेहरा याद आता, तो कभी लोगों की बातें उसके कानों में गूंजने लगती। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले आई है। एक तरफ जिम्मेदारियां थी, दूसरी तरफ लोगों की सोच। वह बस गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से आवाज आई। दरवाजा खुला तो आंटी और साहिल मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए अंदर आए। आंटी के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। वह बड़े प्यार से बोली, मेरा साहिल तो मान ही नहीं रहा था। मैंने भी सोचा कि मुझे अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए रिश्ता लेकर आ गई हूँ। उनकी आवाज में मिठास थी लेकिन मेहरीन को वह मिठास अजीब लग रही थी। कुछ दिन पहले तक वही आंटी मोहल्ले में उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती फिरती थी और आज अचानक इतना अपनापन। मेहरीन बस उन्हें देखती रह गई, कुछ समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर सामान्य बातें करने के बाद आंटी ने उसे इशारे से एक कोने में बुलाया। वहां पहुंचकर उनका लहजा बदल गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो, तुम नौकरी मत छोड़ना। आजकल तो मियाँ बीवी दोनों मिलकर कमाएं तभी घर चलता है। तुम्हारी नौकरी बहुत अच्छी जगह लगी है, उसे करती रहना। मेहरीन चुपचाप सुनती रही। फिर आंटी ने असली बात कही, और हाँ, अगर तुम्हारे पास 5,000 रुपये हो तो मुझे दे दो, दुकान में लगाने हैं, थोड़ी ज़रूरत है। अब सब साफ हो चुका था। मेहरीन समझ गई कि अचानक आया ये अपनापन क्यों है। 2 दिन पहले ही फरहान ने अपने ड्राइवर के हाथ पैसे भेजे थे और आंटी ने अपनी आंखों से उसे पैसे लेते देखा था। तभी से उनका रवैया पूरी तरह बदल गया था। जहां पहले ताने थे वहां अब मिठास थी, जहां पहले बदनामी थी वहां अब रिश्ता था। मेहरीन के दिल में हल्की सी कसक उठी, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई बहस नहीं की। वह चुपचाप उठी, अपने पर्स तक गई, उसे खोला और उसमें से 5,000 रुपये निकालकर आंटी के हाथ में रख दिए। उसके चेहरे पर ना खुशी थी ना गुस्सा, बस एक खामोश समझदारी थी। 2 दिन पहले ही फरहान ने अपने ड्राइवर के हाथों पैसे भेजे थे और आंटी ने आंखों के सामने उसे पैसे लेते देखा था, इसलिए उसका व्यवहार आज बदल चुका था। आंटी उसे ढेरों दुआएं देती हुई चली गई। जाते जाते उन्होंने शादी की बातें भी ऐसे की जैसे सब कुछ तय हो चुका हो, अब बस शहनाइयां बजनी बाकी हों। उनके चेहरे पर खुशी थी लेकिन वह खुशी मेहरीन के दिल तक नहीं पहुंच पा रही थी। दरवाजा बंद होते ही घर में अजीब सा सन्नाटा फैल गया।
महरीन धीरे धीरे चलकर खिड़की के पास गई और आसमान की तरफ देखने लगी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ जिम्मेदारियां थी, दूसरी तरफ लोगों की बदलती सोच। उसे साफ समझ आ चुका था कि आंटी का बदला हुआ व्यवहार प्यार या अपनापन नहीं, बल्कि पैसों की चमक थी। तभी साहिल उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने नरमी दिखाते हुए कहा, मैंने बहुत मुश्किल से मम्मी को मनाया है, प्लीज तुम दोबारा नौकरी शुरू कर लो हमारे प्यार के खातिर। उसके शब्द सुनकर महरीन के मन में हलचल हुई। उसका दिल चाहता था कि वह साफ साफ कह दे कि आंटी को मनाने में प्यार नहीं, उन पैसों का हाथ था जो उन्होंने अपनी आंखों से उसके पास आते देखे थे। लेकिन उसने अपने शब्दों को निगल लिया। वह शांत रही, फिर साफ लहजे में बोली, अगर मुझे वहां से फोन आएगा तो मैं दोबारा नौकरी कर लूंगी, लेकिन मैं खुद जाकर अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगा सकती। मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए सबसे जरूरी है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। वह बिस्तर पर लेट तो गई, मगर आंखों में नींद नहीं थी। छत को देखते देखते उसकी आंखें भर आई। समीर की याद उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसकी खिलखिलाहट, उसकी मासूम उंगलियां, उसका मास्क पकड़कर खींचना, सब कुछ बार बार उसके सामने आ रहा था। उसने खुद से कहा कि वह सिर्फ नौकरी थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। वह तकिए में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। उसी समय उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, फरहान शाह। उसका दिल एक पल को रुक सा गया। बिना देर किए उसने कॉल उठा लिया। उधर से घबराई हुई आवाज आई, हेलो मिस महरीन, प्लीज मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप मेरी बात सुन रही हैं ना? अगर महरीन की टूटी हुई सांसों और सिसकियों की आवाज सुनकर फरहान घबरा गया। आप रो रही हैं महरीन? उसने बेचैनी से पूछा। महरीन ने जल्दी से खुद को संभाला, नहीं सर, आप जो कहना चाहते हैं जल्दी कहिए। उसने सामान्य बनने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज में घुली हुई नमी फरहान से छिपी नहीं। फरहान की आवाज कांप रही थी। उसने जल्दी जल्दी कहा, समीर बहुत बीमार है, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। सुबह से उसे तेज बुखार था, लेकिन अब अचानक उल्टी और मोशन शुरू हो गए हैं। वो बिल्कुल भी होश में नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। उसकी बात सुनते ही महरीन का दिल धड़क उठा, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। वह तुरंत बिस्तर से उठकर बैठ गई। आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने घबराकर कहा, मैं अभी आती हूँ, आप मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस बता दीजिए। उधर से फरहान ने जल्दी जल्दी अस्पताल का पता बताया। कॉल कटते ही महरीन ने बिना एक पल गवाए दुपट्टा संभाला, जल्दी से नीचे उतरी और साहिल को साथ लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़कता रहा। वह बार बार भगवान से दुआ कर रही थी कि बच्चा ठीक हो जाए। अस्पताल पहुंचते ही वह लगभग भागती हुई अंदर गई। कमरे का दरवाजा खुला तो सामने का दृश्य देखकर उसके कदम वहीं ठिठक गए। छोटे से बेड पर समीर लेटा था। उसके नन्हे हाथ पे ड्रिप लगी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ था, आंखें बंद, और वह बेहद कमजोर लग रहा था। पास ही कुर्सी पर फरहान शाह बैठा था। महरीन का दिल भर आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे समीर के पास जाकर बैठ गई। वह झुककर उसके माथे को छूने लगी, उसके हाथ को अपनी हथेली में लेकर सहलाने लगी। डॉक्टर ने क्या कहा? कब से ऐसा है? दवा दी है ना? वह घबराई आवाज में फरहान से सवाल पर सवाल करने लगी। उसकी नजरें बार बार समीर पर ही टिक जा रही थी। वह जैसे उसके स्पर्श से उसे भरोसा दिलाना चाहती थी कि वह आ गई है। तभी पीछे से साहिल की आवाज आई, महरीन, अब कब तक घर जाना है? उसकी बात सुनकर फरहान ने पहली बार ध्यान से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी थी। ये कौन है? उसने सीधा सवाल किया। महरीन ने बिना झिझक जवाब दिया, ये मेरे मंगेतर हैं, साहिल। ये सुनते ही फरहान के चेहरे पर एक पल को अजीब सा भाव आया, जैसे कुछ चुभ गया हो, जैसे कोई अनकही बात भीतर तक उतर गई हो। महरीन ने साहिल की तरफ मुड़कर कहा, तुम घर जाओ, मुझे यहीं रहना है। जब तक समीर ठीक नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। साहिल को ये बात पसंद नहीं आई। वह उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आया। अंदर खड़ा फरहान ये सब देख रहा था और अनजाने गुस्से में उसकी मुट्ठियां भींच गई। बाहर आकर साहिल ने झुंझलाकर कहा, ये क्या कर रही हो तुम? इस तरह रात भर यहाँ रहना ठीक लगता है क्या?
महरीन ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम शायद भूल रहे हो कि हमारा रिश्ता किस वजह से तय हुआ था। आंटी ने ये रिश्ता इसीलिए माना क्योंकि मैं अच्छी नौकरी करती हूँ और ये उसी नौकरी का हिस्सा है। अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ, नौकरी छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर हमारी मंगनी भी यहीं खत्म समझो, जो कुछ घंटों पहले हुई है। साहिल का सख्त चेहरा ढीला पड़ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वह हल्के से मुस्कुराया और उसके गाल को छूकर बोला, अपना ख्याल रखना। ये पूरा दृश्य कमरे के अंदर शीशे के पास बैठे फरहान ने देखा। उसके चेहरे पर नाखुशी साफ झलक रही थी। उसे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। साहिल वहां से चला गया। महरीन चुपचाप वापस कमरे में आई, स्टूल खींचकर समीर के पास बैठ गई। उसने फिर से उसका हाथ थाम लिया और बस उसे देखती रही, जैसे उसकी हर सांस गिन रही हो, जैसे उसकी मौजूदगी ही बच्चे के लिए दवा हो। कमरे में मशीनों की हल्की आवाज थी और उस सन्नाटे में महरीन की आंखों में सिर्फ समीर था। सोफे पर बैठा फरहान मोबाइल स्क्रीन पर नजरें टिकाए हुए था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार अनायास ही उसकी ओर उठ जाती थी, जैसे वह हर पल उसकी मौजूदगी को महसूस करना चाहता हो। अगली शाम तक समीर की तबीयत में काफी सुधार हो चुका था। डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी और वे उसे लेकर घर लौट आए। घर पहुंचते ही समीर जैसे पूरी तरह महरीन से लिपट गया। वह उसकी गोद से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, जैसे उसकी बाहों में ही उसे सुकून, सुरक्षा और अपना संसार मिल गया हो। महरीन भी उसे सीने से लगाए धीमे धीमे उसके बालों में हाथ फेरती रही, मानो अपने अंदर की सारी बेचैनी उसी स्पर्श में छुपा देना चाहती हो। कुछ देर बाद फरहान उसके पास आकर बैठ गया। उसकी आवाज में झिझक भी थी और गंभीरता भी। कुछ पूछना था आपसे। पूछ सकता हूँ, महरीन ने शांत स्वर में कहा। आपको मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है, पूछिए। फरहान ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या आपकी शादी आपके मंगेतर से आपकी अपनी पसंद से हो रही है? महरीन ने तुरंत पलटकर पूछा, आपको इससे क्या लेना देना? फरहान ने धीमे स्वर में कहा, बस यूं ही, अक्सर मिडिल क्लास घरों में पसंद की शादी नहीं होती, इसलिए पूछ लिया। महरीन कुछ क्षण चुप रही, फिर बहुत धीमे मगर स्पष्ट शब्दों में बोली, मुझे खुद नहीं पता कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं, लेकिन वह मुझसे प्यार करता है और मैंने हमेशा यही सुना कि जो आपसे प्यार करता है उसका हाथ थाम लेने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आपसे प्यार करता है वह आपके लिए कुछ भी कर सकता है और शायद यही औरत की सबसे बड़ी खुशी होती है। फरहान ने उसकी बात पूरी होने दी, फिर गंभीर लहजे में बोला, मगर मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि वह आपसे सच में प्यार करता है। कल मैंने जो सुना, अगर आपका रिश्ता आपकी अच्छी सैलरी की वजह से तय हुआ है, तो जो इंसान आपको बिना शर्त अपनाने की हिम्मत नहीं रखता, वह प्यार कैसे कर सकता है? जो सच में मोहब्बत करते हैं वह दुनिया से लड़ जाते हैं, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए हर हद पार कर जाते हैं। महरीन हल्का सा मुस्कुराई, मगर उस मुस्कान में कड़वाहट थी। ये सब फिल्मी बातें हैं, हकीकत इतनी आसान नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो बिना किसी स्वार्थ के मेरा हो। जो भी आता है बस कुछ वक्त के लिए दिल बहलाने के लिए आता है। उसकी आवाज़ भरा गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। फरहान ने बेहद संजीदगी से कहा, मेरा मशवरा मानिए, इस शादी के बारे में एक बार फिर सोच लीजिए। जो इंसान आपको बिना शर्त अपना नहीं सकता वह कभी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। महरीन का स्वर इस बार तीखा हो गया। आपके मशवरे का शुक्रिया, मुझे अपना अच्छा बुरा अच्छे से पता है। फरहान ने हल्की नाराजगी और उलझन के साथ पूछा, तुम हमेशा इतना कड़वा क्यों बोलती हो, खासकर मेरे साथ? कभी कभी तो लगता है जैसे मैंने तुमसे कुछ छीन लिया हो। महरीन ने नजरें झुका ली। आपको मुझसे इतना फ्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अपनी खुशी या गम किसी के साथ शेयर नहीं करती। फरहान थोड़ा और करीब झुका। उसकी आवाज़ नरम थी, अगर ऐसा है तो मेरी आंखों में देखकर कहो। पता नहीं क्यों तुम्हारी आंखें हमेशा कुछ कहती सी लगती हैं। कोई शिकवा, कोई शिकायत अगर है तो बता दो। महरीन ने तुरंत नजरें फेर ली, जैसे उसकी आंखों का सामना करना उसके लिए सबसे मुश्किल काम हो। उसी वक्त फरहान के फोन की घंटी बजी। वह कॉल रिसीव करने के लिए बाहर चला गया।
कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, मगर इस बार मेहरीन के होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह समीर के साथ खिलखिलाकर बातें करने लगी और समीर उसकी आवाज़ सुनकर खुशी से किलकारियां मारने लगा, जैसे उस मासूम की हंसी में ही इस उलझी हुई कहानी का सबसे सच्चा सुकून छिपा हो। शाम को साहिल उसे लेने आया और दोनों चुपचाप घर लौट आए। जैसे ही वह अंदर गई, आंटी ने उत्साह से शादी की तारीख निकलवाने की बात छेड़ दी। मौलवी जी से बात हुई और इसी महीने की आखिरी की तारीख तय हुई। ये सुनते ही मेहरीन के भीतर जैसे कुछ ठहर गया। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल अजीब सी खामोशी में डूब गया। सब खुश थे, पर वह खुद अपने ही विचारों में खोती जा रही थी। अगली सुबह वह रोज की तरह शाह इंडस्ट्री पहुंची तो देखा कि फरहान समीर को गोद में लिए बैठा है। आप उसे खिला पिलाकर फ्रेश कर दीजिए, मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलूंगा। वह उठते ही बोला। मेहरीन ने तुरंत कहा, क्यों, आज मैं आपके साथ ऑफिस में नहीं रहूंगी। फरहान ठहर कर उसकी तरफ मुड़ा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे यकीन है कि आप मुझसे बेहतर तरीके से समीर का ख्याल रख सकती हैं। इतना कहकर वह चला गया। नाश्ते के बाद वह ऑफिस तो पहुंच गया, लेकिन उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। बार बार मन घर की ओर भागता। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेहरीन की मौजूदगी उसे इतनी अच्छी क्यों लगने लगी है। वह बस उसे देखता रहना चाहता था। सुबह से कई बार उसने मेहरीन को वीडियो कॉल किया, बहाना समीर को देखने का, लेकिन असल में उसकी नज़र मेहरीन को ढूंढ रही होती थी। वह आमतौर पर दोपहर में घर नहीं आता था, मगर उस दिन अचानक लौट आया। लंच का समय था, घर में सन्नाटा पसरा था। नौकरानी टीवी देख रही थी। उसे देखते ही घबराकर खड़ी हो गई। साहब जी, आप इस वक्त समीर को देखने आया हूँ, वो कहाँ है? अभी खाना खिलाकर मेहरीन उन्हें सुलाने कमरे में ले गई है, उसने जवाब दिया। फरहान बिना कुछ कहे सीधे कमरे की ओर बढ़ गया। अंदर हल्की रोशनी थी। वह धीरे धीरे कदम रखते हुए पास पहुंचा। बेड पर समीर सो रहा था और मेहरीन भी उसके पास झुकी सी बैठी थी। शायद थकान में आंख लग गई थी। उस मध्यम रोशनी में उसका चेहरा बेहद शांत लग रहा था। फरहान कुछ पल उसे देखता रहा, जाने किस खिंचाव में उसने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आए बालों को हटाना चाहा। अचानक मेहरीन चौंक कर उठ बैठी। क्या कर रहे हैं आप? वह घबराकर बोली और जल्दी से दुपट्टा संभाल लिया। फरहान जैसे अपने होश में नहीं था। वह एक कदम और बढ़ा। उसका हाथ उसके गाल तक पहुंचा ही था कि मेहरीन ने जोर से उसे धक्का दे दिया और खुद बेड से उतरकर दूर खड़ी हो गई। फरहान फिर भी उसकी ओर बढ़ा। मेहरीन पीछे हटती गई जब तक कि उसकी पीठ दीवार से नहीं लग गई। उसी क्षण कमरे की लाइट जल उठी। तेज रोशनी में दोनों आमने सामने खड़े थे। एक के चेहरे पर बेचैनी और अनियंत्रित भाव और दूसरे की आंखों में डर और अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। कमरे का सन्नाटा अब पहले से कई ज्यादा भारी हो चुका था। फरहान ने दोनों हाथ उसके दाएं बाएं दीवार पर टिकाए और गहरी नजरों से उसकी आंखों में देखने लगा। उन आंखों में साफ नमी तैर रही थी, जैसे बरसों से रोके हुए जज्बात किनारों तक आ पहुंचे हों। कुछ पल की खामोशी के बाद अचानक उसके होठों से निकल गया, विल यू मैरी मी। ये कहते ही जैसे वक्त ठहर गया। सबसे पहले खुद फरहान ही अपने शब्दों से चौंक उठा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने ये क्या कह दिया। सामने खड़ी मेहरीन की आंखें भी हैरानी से फैल गई। ये आप क्या कह रहे हैं? पीछे हटिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वह घबराहट और गुस्से में उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलते हुए बोली। फरहान कुछ और कह पाता उससे पहले ही मेहरीन तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल आई। ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? फरहान ने बालों में हाथ फंसाकर खुद से कहा। उसके चेहरे पर पछतावा और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह तुरंत उसके पीछे गया और लॉन्च में आकर देखा मेहरीन नौकरानी सलमा के पास बैठी थी। सलमा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे मेहरीन से बात करनी है। उसकी आवाज इस बार बेहद गंभीर थी। मेहरीन हैरानी से उसे देखने लगी। नौकरानी जल्दी से वहां से हट गई। फरहान उसके पास आकर बैठ गया। मैंने जो कहा वह मजाक नहीं था, प्लीज एक बार इस बारे में सोचो, उसने धीमे मगर ठोस लहजे में कहा। मेहरीन जैसे फट पड़ी। आप मर्द इतने बेवफा क्यों होते हैं? आपकी पहली बीवी को गए हुए कितना वक्त हुआ है और आप दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे हैं?
पहले आप अपने बेटे को लेकर किसी पर भरोसा नहीं करते थे और अब अचानक मुझ पर इतना यकीन। मुझे समझ नहीं आता आप लोगों के दिल इतनी जल्दी कैसे बदल जाते हैं। वह बिना रुके बोलती जा रही थी। उसके हर शब्द में दर्द, आक्रोश और गहरी चोट छुपी हुई थी। फरहान कई बार बोलने को हुआ, होठ खुले, पर महरीन की तेज रफ्तार बातों के बीच उसकी आवाज कहीं खो गई। महरीन प्लीज एक बार मेरी भी बात सुन लो। वह आखिरकार झुंझलाकर बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना। महरीन ने काटते हुए कहा, आपको शादी करनी है तो किसी और से कर लीजिए, अपने बेटे के लिए माँ ले आइए, मगर मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो पहले से शादीशुदा रहा हो। और आज से मेरा जॉब से इस्तीफा समझिए, गुड बाय। उसने सख्त तेवरों के साथ आखिरी शब्द कहे और तेज कदमों से वहां से निकल गई। अजीब लड़की है, फरहान ने हल्के से सिर झटकते हुए कहा। क्या क्या बोलकर चली गई और मुझे एक शब्द तक नहीं कहने दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे इतना गुस्सा क्यों आया। वह ठोडी पर हाथ रखे गहरी सोच में डूबा बड़बड़ा रहा था। तभी नौकरानी सलमा धीरे से उसके पास आई। साहब जी, अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं। फरहान ने सावलिया नजरों से उसकी तरफ देखा। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर इस लड़की का दिल टूटा हुआ है, इसलिए ऐसी है। सलमा ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया। किसी लड़के को चाहती थी बचपन से। उसने मुझसे बातों बातों में बताया था, वह उसका पहला प्यार था। वह हर रोज गजरे लेने आता था अपनी भाभी के लिए, मगर जो गजरे खरीदता था ना, उनमें से 2 उसे पहना देता था। तब ये बस 12-13 साल की रही होगी। फरहान ध्यान से सुन रहा था। सलमा आगे बोली, फिर वह लड़का पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। सालों बाद जब मिला तो उसने महरीन को पहचाना तक नहीं। अपनी शादी कर ली, घर गृहस्थी बसा ली। तब से वह कहती है, कच्ची उम्र की मोहब्बत बहुत खतरनाक होती है और कभी किसी से दिल नहीं लगाना चाहिए। फरहान कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर अचानक उसके होठों पर एक शरारती सी मुस्कान उभरी। ओह, तो इसलिए नाराज है हमारी गुड़िया। उसने आधी हंसी दबाते हुए कहा, तुम्हें पता है सलमा, वह लड़का कौन था? नहीं साहब जी, ये तो नहीं बताया उसने, सलमा ने मासूमियत से जवाब दिया। फरहान की आंखों में हल्की चमक आ गई। वह मैं था सलमा, मैं ही अपनी भाभी के लिए गजरे लेने जाता था और उन्हीं में से 2 उसे पहनाकर आता था। सलमा की आंखें हैरानी से फैल गई। साहब जी, मतलब वह आपके बारे में बात कर रही थी? उसने तो ना जाने आपको क्या क्या समझ लिया है। वह तो आपको शादीशुदा मानती है। फरहान मुस्कुरा उठा, फिक्र मत करो, जल्द ही उसकी ये गलतफहमी दूर कर दूंगा। इतना कहकर वह उठ खड़ा हुआ और सुकून भरे कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया, जैसे अब उसके मन की सारी उलझनें सुलझ गई हों। अगले 2-3 दिन उसने पूरा ध्यान ऑफिस के काम में लगाया, लेकिन भीतर ही भीतर वह एक फैसला कर चुका था। तीसरे दिन सुबह उसने सलमा को साथ चलने को कहा। उसने तय कर लिया था कि अब और देर नहीं, वह खुद महरीन के घर जाकर उसका हाथ मांगेगा, ताकि हर गलतफहमी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इन 3 दिनों में महरीन ने जितना खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की थी, उतना ही अंदर से वह टूट रही थी। समीर की याद उसे हर पल बेचैन करती। कई बार उसका मन हुआ कि फोन उठाकर बस उसकी आवाज सुन ले, पूछ ले कि उसने खाना खाया या नहीं, मगर कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि फरहान ही पहले फोन करेगा उसे मनाने के लिए, लेकिन फोन नहीं आया। आज सुबह जब वह घर की सफाई करके नीचे उतरी तो देखा आंटी अपनी बेटियों के साथ शॉपिंग करके लौटी थी। हाथों में बड़े बड़े बैग थे और चेहरे पर बनावटी रोब। अरे, तुम आज भी जॉब पर नहीं गई? आंटी ने तीखे स्वर में पूछा। मैंने जॉब छोड़ दी, महरीन ने सहजता से कहा और बेंच पर बैठ गई। सोचा अब शादी होने वाली है तो जरूरत ही क्या है, बस इतना सुनना था कि जैसे तूफान आ गया। क्या मतलब जॉब छोड़ दी? आंटी का स्वर ऊंचा हो गया। मैंने तो ये रिश्ता इसीलिए तय किया था कि लड़की अच्छी कमाई करती है, दहेज ना सही, कम से कम कमाई तो होगी जिससे मेरा घर ठीक से चल सके। और ये तो नौकरी छोड़कर बैठ गई। मेरी तरफ से तो अब साफ इनकार है। महरीन की मां घबराकर नीचे आई। क्या हुआ? आंटी ने बिना लाग लपेट के जहर उगला। बिना दहेज के कोई लड़की को बहू नहीं बनाता आजकल। शक्ल सूरत से घर नहीं चलता, पैसा चाहिए पैसा।
सुंदरता तो पैसे से भी निखारी जा सकती है। मम्मा, ये क्या कह रही हो? साहिल हड़बड़ाकर बोला। मैंने कह दिया तो कह दिया, शादी तभी होगी जब ये नौकरी करेगी, वरना मेरी तरफ से ना समझो। आंटी ने अंतिम फैसला सुना दिया। साहिल मेहरीन के पास आया। मेहरीन, प्लीज बोलो ना कि तुम नौकरी करोगी। मैं गारंटी देता हूँ मम्मा, ये जॉब करेगी। करोगी ना? मेहरीन ने शांत लेकिन बेहद ठंडे स्वर में कहा, नहीं करूंगी। और सच कहूं तो मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाए। साहिल स्तंभ रह गया। तुम हर वक्त अपनी नकली मोहब्बत का ढोल पीटते रहते हो। मेहरीन आगे बोली, अगर सच में प्यार करते तो अपनी माँ के सामने एक बार मेरे लिए खड़े होते। जब अपनी माँ से नहीं लड़ सकते तो मेरे लिए दुनिया से क्या लड़ पाओगे? उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें ऐसी सच्चाई थी जिसने साहिल को चुप करवा दिया। आंटी तिलमिला उठी। देखो तो जरा, कितनी लंबी जुबान हो गई है। अपने आप को समझती क्या है? तेरे लिए कोई राजकुमार आएगा जो बिना दहेज के तुमसे शादी कर लेगा। अगर कोई ले भी गया ना, तो कोई भिखारी ही होगा। मैं तो कहती हूँ हर गुरुवार जो भिखारी दरवाजे पर आता है उसी को दे दो इसे। इतना कहना था कि पीछे से एक गहरी, मजबूत और ठंडी आवाज गूंजी। और अगर कोई अमीर आदमी आ जाए तो? सबकी नजरें एक साथ पीछे मुड़ी। दरवाजे पर फरहान खड़ा था। उसकी बाहों में समीर था, जो मासूमियत से सबको देख रहा था। फरहान हल्की मुस्कान के साथ सबकी ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। जैसे ही समीर की नजर मेहरीन पर पड़ी, उसने तुरंत दोनों हाथ उसकी ओर फैला दिए और खिलखिलाकर हंसने लगा। वह मासूम हंसी पूरे माहौल की कड़वाहट को जैसे पल भर में पिघला गई। मेहरीन खुद को रोक नहीं पाई। वह तेजी से आगे बढ़ी और समीर को अपनी गोद में उठा लिया। बार बार उसके गालों पर चुंबन देती रही, जैसे 3 दिनों की सारी दूरी एक ही पल में मिटा देना चाहती हो। समीर उसके कंधे से लिपट गया। फरहान धीरे धीरे आगे बढ़ा और जोहरा बेगम के सामने आकर ठहर गया। उसकी आवाज शांत और संधी हुई थी। मेरा नाम फरहान शाह है। आपकी बेटी मेरे भतीजे की देखभाल करती रही है और इस दौरान मैंने उन्हें बहुत करीब से जाना है। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आखिरी शब्द कहते हुए उसने मेहरीन की ओर मुस्कुराकर देखा। मेहरीन जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखों में हैरानी, अविश्वास और कहीं गहरे छुपी खुशी एक साथ तैर रही थी। दूसरी ओर आंटी और उनकी बेटियों के चेहरे ईर्ष्या से तमतमा उठे। फरहान ने सहज स्वर में कहा, आंटी जी आइए, ऊपर कमरे में बैठकर आराम से बात करते हैं। वह बिना झिझक सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। सब लोग उसके पीछे पीछे ऊपर आ गए। जोहरा बेगम की हालत घबराहट से खराब हो रही थी। वह जल्दी से कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गई और पंखा चला दिया। फरहान मुस्कुराया। आंटी जी आप परेशान मत होइए, यहीं बैठकर रिश्ता पक्का कर लीजिए। बस इतना बता दीजिए कि अपनी बारात लेकर किस दिन आऊं। फिर वह खुद उठकर जोहरा बेगम के कंधों को सहारा देते हुए उन्हें आराम से बिठा दिया। उसकी विनम्रता में एक दृढ़ता थी। मेहरीन अब भी चुपचाप समीर को थामे खड़ी थी। कुछ देर बाद जोहरा बेगम चाय बनाने के लिए नीचे चली गई। फरहान ने सलमा की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आप भी आंटी जी की मदद कर दीजिए, मुझे अपनी होने वाली बीवी से थोड़ी बात करनी है। सलमा मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ फरहान और मेहरीन थी। फरहान धीरे से उसके पास आया। उसने उसका हाथ थाम लिया। मेहरीन ने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बस उसकी ओर देखने लगी। तुम तो हमेशा बहुत कम बोलती थी, उसने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा। फिर अचानक इतना सब कैसे बोलने लगी? मेहरीन ने उलझन भरी नजरों से उसे देखा। फरहान मुस्कुराया, यही सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता चला? तुम्हारे बिना बताए तो कभी नहीं पता चलता, लेकिन जिससे तुमने अपनी बात शेयर की थी उसी ने सब बता दिया। मेहरीन की पलकों पर नमी उतर आई। फरहान थोड़ा और करीब आया। आवाज में कोमलता थी। इतनी मोहब्बत करती थी तो बताया क्यों नहीं? मेहरीन ने धीमे स्वर में कहा, कैसे बताती? मुझे लगा कि आप शादीशुदा हैं और मैं कभी भी किसी ऐसे आदमी से मोहब्बत नहीं कर सकती जो पहले से किसी और का हो। फरहान ने हल्के ठहाके के साथ कहा, वाह, इतनी जिद्दी और आत्मसम्मानी हो तुम। लेकिन सच कहूं तो मुझे तुम ऐसे ही बहुत प्यारी लगती हो। थोड़ी नकचड़ी, थोड़ी गुस्सेल
उसने शरारत में उसकी नाक हल्के से दबा दी। महरीन ने उसे घूर कर देखा, मगर उसकी गहरी आंखों का सामना ज्यादा देर तक ना कर सकी। पलकें झुका ली और होठों पर धीमी सी मुस्कान तैर गई। फरहान ने नरमी से पूछा, इतने सालों तक क्या करती रही? महरीन ने धीमे स्वर में जवाब दिया, आपके दिए हुए गजरे संभाल कर रखे। फरहान सचमुच हैरान रह गया। सच में? मतलब अब तक? फिर उसने दोनों हाथ सर पर रखे और हंस पड़ा। ओ गॉड, मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि किसी ने मुझसे इतनी मोहब्बत की। महरीन बस उसे देखती रही। इस बार उसकी आंखों में कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ अपनापन था। तो आज कुछ नहीं बोलूंगी मेरी झगड़ालू, फरहान ने छेड़ते हुए कहा। महरीन मुस्कुराई। अब शिकायतें खत्म हो गई तो झगड़ा भी खत्म। कुछ ही दिनों बाद फरहान की बहन लंदन से लौटी। उसी की मौजूदगी में पूरे धूमधाम से बारात आई। महरीन की विदाई हुई। हर तरफ रौनक थी, रोशनी थी, खुशियों की आवाजें थी। आंटी और उनकी बेटियां भीड़ में खड़ी सब देखती रही। चेहरे पर मजबूर मुस्कान, आंखों में जलन की लपटें। स्वागत समारोह में फरहान और महरीन मंच पर साथ खड़े थे। लोग उन्हें देख रहे थे जैसे किसी अधूरी कहानी का खूबसूरत अंत सामने हो। जोहरा बेगम की आंखें खुशी से भीग गई। वह दूर खड़ी हाथ उठाकर दुआ कर रही थी, मेरी बेटी की जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। शादी के कुछ दिनों बाद फरहान ने महरीन की मां और उसके छोटे भाई फजल को अपने फ्लैट में साथ रहने के लिए मना लिया। उन्होंने बहुत मना किया, मगर फरहान अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार वे मान गए। फजल के 10वीं के नतीजे आने पर फरहान ने उसका दाखिला अच्छे कंप्यूटर क्लास में करवाया। साथ ही अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन और मेल संभालने का पार्ट टाइम काम भी दे दिया। इससे फजल का आत्मसम्मान भी बना रहे और वह खुद अपनी जिम्मेदारी उठाने लगा। फरहान चाहता था कि फजल अपने बलबूते पर कुछ ऐसा बने जिस पर दुनिया गर्व करे, और महरीन को पूरा यकीन था कि एक दिन उसका भाई सचमुच वह मुकाम हासिल करेगा। अब उसके जीवन में ना कोई अधूरा गजरा था, ना कोई अधूरी मोहब्बत। सब कुछ अपने सही समय पर सही जगह पर आ चुका था और इस बार उसने अपने हिस्से की खुशियां खुद चुन ली थी। दोस्तों, दिल से उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कहानी आपके दिल को छू पाई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसके किरदारों की भावनाएं और उनकी मोहब्बत ने आपको महसूस करवाया हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही दिलचस्प और भावनात्मक किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगली अपडेट और नई कहानी सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। आपका साथ और आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।